क्या मैथ्स के एग्ज़ाम से पहले आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है, या आप मैथ्स का एग्ज़ाम शीट क्वेश्चन पेपर देखते के साथ आपको लगता है कि आप सब भूल गए हैं, और अब अगर आप पढ़ा भी है, आपको लग रहा है कि मैं पढ़ के तो आया हूँ, प्रैक्टिस तो की है, लेकिन अब आपको वो प्रॉपर्ली याद ही नहीं आ रहा, आधे स्टेप्स याद आ रहे हैं या आधे स्टेप्स नहीं याद आ रहे हैं। तो ये वीडियो आप ही के लिए है। नमस्ते पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुधा गौड़। मैं हूँ मैथ्स एजुकेटर, वैदिक मैथ्स ट्रेनर और स्टडी स्किल कोच। आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, मैथ्स से हम क्यों डरते हैं और उसके रीज़न्स और उसके सॉल्यूशंस दोनों पर बात होगी। पहले रीज़न जानना ज़रूरी है कि आप ऐसा क्यों है, क्योंकि सबको तो नहीं लग रहा है डर। कुछ बच्चे बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं और कुछ को डर लग रहा है। तो आपको क्यों डर लग रहा है, उसके लिए उसके रीज़न्स पे पहले काम करना ज़रूरत है। तो ये वीडियो एंड तक देखेंगे, क्योंकि एंड में एक चेकलिस्ट भी होगी जिससे आप अपने डर को, फियर को, मैथ्स के फियर को रेट कर पाएंगे। तो एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए और अपने बाकी फ्रेंड्स में भी शेयर करिए। अगर आपका दोस्त भी मैथ्स से डरता है, या आपको लगता है, पेरेंट्स को लगता है, उनके फ्रेंड्स या उनके बच्चे, उनको भी इस चीज़ की ज़रूरत है, प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब एंड उनको भी बताइए इस बारे में। धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो फर्स्ट रीज़न है फिक्स्ड माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट से इसमें हमारा मतलब है कि जब हम बार बार मन में सोचते हैं या बोलते हैं कि मैथ्स इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, मैथ्स मुझसे नहीं होगा। और ये सिर्फ बच्चे ही नहीं गलती करते हैं, उनके पेरेंट्स भी गलती करते हैं। पेरेंट्स कितनी बार मेरे पास आते हैं और बोलते हैं मैं भी बहुत डरती थी मैथ्स से, और अब देखो ये भी नहीं कर पा रहा है। तो आपका जो बार बार बच्चे के सामने बोलना मैथ्स बड़ा डिफ़िकल्ट है, मैथ्स को कर लो, तो वो बार बार जब उसके माइंड में रिपीट होता है, तो वो उस चीज़ के लिए अपना एक फिक्स्ड माइंडसेट बना लेता है कि मैथ्स डिफ़िकल्ट है और ये मुझसे नहीं होगा। हमारी ब्रेन में एक ऑर्गन होता है एमिगडाला जिसे बोलते हैं, और वो फिक्स्ड माइंडसेट में बहुत मतलब फियर जब लगता है हमें, एकदम से रिएक्ट करता है। तो जब भी आप मैथ्स का पेपर देखते हैं तो वो रिएक्शन मोड में आ जाता है और आपको वो सब चीज़ें, वो फियर अपने आप क्रिएट होने लगता है। तो एक ये सबसे बड़ा रीज़न है फिक्स्ड माइंडसेट, और वो रिपीटेडली थोड़े थोड़े टाइम, मतलब आप ग्रेजुअली बढ़ता है। ऐसा नहीं कि आप फिक्स्ड माइंडसेट से हुए हैं, लेकिन आप छोटी छोटी क्लासेस में, अगर क्लास में कुछ एक दो बार भी कम नंबर आ गए हैं या आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया है, तो पेरेंट्स भी बोलने लगते हैं बहुत जगह पर, और बच्चा खुद तो रिपीट कर ही रहा है अपने मन में भी, और अपने बोल भी रहा है और मन में भी बोल रहा है या सोच रहा है। तो उससे हमारा फिक्स्ड माइंडसेट डेवलप हो जाता है। तो यह है हमारा फर्स्ट रीज़न। हमारा सेकंड रीज़न, पास्ट नेगेटिव एक्सपीरियंसेस। पास्ट नेगेटिव एक्सपीरियंसेस से हमारा मतलब है कि जैसे आपके किसी एक बार एग्ज़ाम में मार्क्स कम आ गए, तो या तो आपको खुद से एम्बेरसमेंट हुई, या टीचर ने कुछ डांटा, या पेरेंट्स ने आपको कुछ बोल दिया, या मन से ही आपको लगा कि मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, या खुद से ही आप ऐसा सोच रहे हो, तो वो नेगेटिविटी हमारी बढ़ जाती है। जब नेगेटिविटी हमारी बढ़ती है तो इस तरह के जो एक्सपीरियंसेस हैं, ये हमारे अल्टीमेटली धीरे धीरे नेगेटिव माइंडसेट की तरफ बढ़ने लगता है। और ग्रेजुअली ये जब आप थोड़े से और बड़े होते हैं, 7th 8th 9th 10th तक आते आते, फिर आपका वो माइंडसेट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है मैथ्स के लिए, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है मैथ्स के लिए। अब थर्ड रीज़न है प्रेशर, टाइम का प्रेशर। क्योंकि वैसे तो सारे ही टेस्ट टाइम बाउंडेड होते हैं, लेकिन बाकी मोस्टली सब्जेक्ट्स में आपको लर्न करना है और एग्ज़ाम के टाइम पर रिकॉल करके लिख देना है। लेकिन मैथ्स के एग्ज़ाम में आपको मतलब सोचना भी है कि पर्टिकुलर किस टॉपिक से क्वेश्चन है, उसके बाद उसको कैलकुलेट भी करना है और फिर उसको लिखना भी है। और एक ही टॉपिक में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं, एक ही टाइप, मतलब एक पर्टिकुलर चैप्टर में ही डिफरेंट मेथड्स हैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अब हमें उस जो टाइम का जो प्रेशर है कि ओके 3 आवर्स में, अब हमारी कैलकुलेशन स्पीड सबकी तो सेम नहीं होती है, कुछ बच्चे बहुत जल्दी कर लेते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड भी कम है तो हमारा टाइमर तो चल ही रहा है और आप धीरे धीरे करते हो काम, तो एंड में जब टाइम आपको लगने लगता है कि टाइम ख़त्म हो रहा है, तो आप जल्दी जल्दी करने के चक्कर में भी वो आपसे गलत होने लगता है। तो हमारे मतलब ब्रेन में केमिकल्स होते हैं अलग अलग,
जब खुशी में या फियर में वो रिलीज़ होते हैं। तो जब आप डर रहे होते हो या आपको किसी चीज़ की एंग्जाइटी होती है या काम ख़त्म करने का कोई प्रेशर है तो या टाइम का प्रेशर है तो कार्टिसोल करके जो केमिकल्स हैं वो रिलीज़ होने लगते हैं और जो फिर हमारे धीरे धीरे उसको एंग्जाइटी को और बढ़ा देते हैं, उस घबराहट को, उस फियर को और बढ़ा देते हैं। तो ये हमारा साइंटिफिकली मैं ऑलमोस्ट सभी रीजंस को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप उसको समझें और फिर उसको रिलेट कर पाएँ और सो दैट उनके सोल्यूशन पर हम बात कर पाएँ। तो हमारा नेक्स्ट रीज़न, फोर्थ रीज़न है हमारा, इसे हम कह सकते हैं वर्किंग मेमोरी ओवरलोड। क्योंकि जैसे अभी मैंने लास्ट रीज़न में बताया कि आपको बाकी सब्जेक्ट में लर्न करना है और रिकॉल करके एग्ज़ाम टाइम में लिख देना है, लेकिन इसमें मैथ्स में आपको फॉर्मूले भी याद रखने हैं, डिफरेंट मेथड्स भी याद रखने हैं, डिफरेंट कॉन्सेप्ट भी याद रखने हैं, अपनी कैलकुलेशन पर भी ध्यान देना है और आपने प्रैक्टिस भी की होती है क्योंकि हम रिटन प्रैक्टिस करते हैं मैथ्स की। पढ़ के तो मैथ्स वैसे भी कभी नहीं हो सकता, तो आपको रिटन में उसकी प्रैक्टिस करनी है और आप अच्छी प्रैक्टिस कर भी रहे हैं। ऐसा भी बहुत बार हुआ है कि पेरेंट्स ये कहते हैं या बच्चा ये कहता है कि मैं तो बहुत प्रैक्टिस करता हूँ, मैं रोज़ 1 घंटा या 1.5 घंटा पढ़ रहा हूँ, मैथ्स कर रहा हूँ, लेकिन स्टिल नंबर नहीं आ रहे हैं। तो वो आप कह सकते हो कि आपका वर्किंग मेमोरी ओवरलोड हो गया। आपने बहुत कर लिया लेकिन अब आप उस राइट टाइम पर राइट चीज़ें रिकॉल नहीं कर पा रहे हो। तो इस तरह की जब सिचुएशन है तो इसको हम बोलते हैं वर्किंग मेमोरी ओवरलोड। इससे कैसे ओवरकम करेंगे ये भी हम अपने सॉल्यूशंस में इस पर बात करेंगे। मेमोरी ओवरलोड को ही हम कहते हैं कि सिली मिस्टेक्स हो रही हैं या कैलकुलेशन मिस्टेक्स। ये जब हम बोल रहे हैं ऐसा नहीं कि आपको ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं आता है, लेकिन उस टाइम पर मेमोरी ओवरलोड के कारण वो हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, इसी को हम सिली मिस्टेक कहते हैं। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट रीज़न नंबर 5 पर, जिसे हम कहते हैं कॉन्सेप्ट गैप्स या आप कहोगे रोट लर्निंग। छोटी क्लासेस में मतलब 4th 5th 6th 7th तक बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। पेरेंट्स की बड़ी कंप्लेंट होती है कि अभी तक तो मेरे बच्चे के फुल मार्क्स आ रहे थे और अब अचानक से 7th 8th 9th में आते आते या 9th 10th में आते आते उसके अब कम होने लगे, अब वो नहीं कर पा रहा, अब एवरेजली परफॉर्म कर रहा है। तो ये समझने की ज़रूरत है कि जैसे जैसे क्लास का लेवल बढ़ रहा है उसका कॉन्सेप्ट का लेवल भी बढ़ रहा है। अगर बच्चा उसको उसी पुराने लेवल पर ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवीजन को ही देखता रहेगा या छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को देखता रहेगा तो वो रिलेट नहीं कर पाएगा। दूसरी छोटी क्लासेस में कॉन्सेप्ट, जैसे अगर हम कहते हैं कि रेशियो का चैप्टर है तो एग्ज़ाम में रेशियो का ही क्वेश्चन होगा, लेकिन जब हम बड़ी क्लासेस में आते हैं तो रेशियो एज अ कॉन्सेप्ट आप नहीं करते हो, लेकिन रेशियो यूज़ होता है हर किसी भी टॉपिक में, वो आ जाएगा। जैसे ज्योमेट्री की बात करें तो लाइन्स एंड एंगल्स या बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट आप छोटी क्लासेस से करते आ रहे हैं, लाइन की डेफिनेशन, लाइन सेगमेंट, एंगल क्या है, टाइप्स ऑफ एंगल्स। लेकिन जब 9th 10th में आते आते जब आप ज्योमेट्री करते हो, ज्योमेट्री में वो जो कुछ भी आपने पहले पढ़ा है वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, अब आप उसका फर्दर कर रहे हो और जो आप पहले पढ़ के आए वो ऑटोमेटिकली उन क्वेश्चंस में यूज़ हो रहा है। अब हमने वो इस टाइम तो पढ़ा नहीं और हमें लगता है कि ये तो कहीं बाहर से आ गया। तो ये जो कॉन्सेप्ट का गैप है, क्योंकि हम इसको रट नहीं सकते हैं, मैथ्स को रटा नहीं जा सकता है, मैथ्स को आपको समझ करके अप्लाई करना होता है। तो जो कॉन्सेप्ट्स के गैप हैं उस पर हमें ध्यान देना होता है कि सिर्फ फॉर्मूला रट लेने भर से या क्वेश्चन को रट लेने भर से कि ऐसा ये क्वेश्चन है। आप कुछ बच्चों की लर्निंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, दे कैन मेमोराइज, बहुत अच्छे से मेमोराइज कर लेते हैं, लेकिन मैथ्स के साथ ये है कि अगर आप एक छोटी सी भी स्पेलिंग मतलब इज़ की जगह ऑफ लिख देंगे, वैसे इंग्लिश समझने में वो इज़ और ऑफ एक जैसा ही दिखता है आप सेंटेंस का मीनिंग बनाएंगे तो, लेकिन जब हम उसको सॉल्व करते हैं तो उसके मीनिंग बिल्कुल अलग हो जाते हैं। तो मैथ्स में अगर आप डिजिट भी चेंज कर देंगे या थोड़ा सा भी लैंग्वेज की चेंज कर देंगे तो एंटायर क्वेश्चन चेंज हो सकता है। तो उसको रट के नहीं किया जा सकता, उसको समझ के अप्लाई किया जा सकता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट गैप्स हैं ये हमें पता लगाने की ज़रूरत है। तो एक रीज़न सबसे बड़ा ये भी है कि हमारे कॉन्सेप्ट्स के गैप रहते हैं या बेसिक कॉन्सेप्ट की कहीं पर मिसिंग तो नहीं कह सकते, लेकिन हम वो भूल गए होते हैं और जब हम हायर क्लासेस में कर रहे होते हैं हम उसको रिलेट नहीं कर पाते। इसलिए ये इस रीज़न पर भी हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है। अब लास्ट रीज़न है और ये फॉरमोस्ट भी कह सकते हैं, मैंने अपनी लास्ट की कुछ वीडियोस में भी इस पर डिस्कस किया है, कंपैरिजन चाहे अनचाहे हो ही जाता है। इसमें ना पेरेंट्स की गलती है ना ही टीचर्स की गलती है। हो सकता है टीचर जैसे क्लास में अगर मार्क्स जब दिखाए जा रहे हैं या बताए जा रहे हैं बच्चों को
तो अननोइंगली भी ऐसा हो जाता है कि बच्चा ही पूछ लेता है किसी दूसरे फ्रेंड से कि तुम्हारे कितने मार्क्स हैं, और उसके बहुत अच्छे होते हैं। खुद से ही मन में भी कंपैरिजन आ जाता है, क्योंकि फ्रेंड सब पढ़ा तो सबने ही साथ में है ना। और टीचर भी अननोइंगली बहुत बार, मतलब मुझे ज़्यादातर लगता है अननोइंगली होता है, लेकिन कभी कभी नोइंगली भी अगर हो जा रहा है कि अच्छा उसको देखो वो पढ़ रहा है, वो ऐसा कर रहा है, तो वो दोनों रीज़न से एक कंपैरिजन आ जाता है। जब कंपैरिजन आ जाता है, और सेम विद पेरेंट्स, पेरेंट्स भी ये नहीं चाहते हैं कि वो अपने बच्चे को मोटिवेट करना चाहते हैं या डीमोरलाइज करना चाहते हैं अपने मतलब छोटे बड़े भाई बहन सिबलिंग्स से कंपेयर करके। बस वो बताना चाहते हैं, मोटिवेट करना चाहते हैं कि देखो आपके भाई ने बहन ने भी किया है तो आप भी कर सकते हो। बट वो समटाइम्स वो कंपैरिजन में ही कन्वर्ट हो जाता है। तो वो एक रीज़न है जिसको अगर हम शब्दों का यूज़ करें थोड़ा सा केयरफुली यूज़ करें, टीचर्स भी, पेरेंट्स भी और बच्चे भी। हर एक की अपनी कैपेसिटी है, अपने हिसाब से अपनी अंडरस्टैंडिंग है, पेस सबका अपना अपना है कैलकुलेशन का, तो खुद से भी मन में इस बात को ना लाएं। ठीक है, तो ये तो हुए हमारे रीजंस। अब आपने एक चेकलिस्ट तैयार करनी है। अभी इस वीडियो में मैंने 5-6 रीजंस बताए हैं, जिसमें से कंपैरिजन को अगर हम छोड़ दें तो बाकी जो 5 हमने रीजंस हमने देखे या सुने और समझे, उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को रेट करेंगे। जैसे टाइम को देख करके प्रेशर या एंग्जाइटी किसको होती है, उसमें रेट करेंगे। 1 to 10 में आप रेट करेंगे कि आपको क्या लगता है। इसी तरह से आप कॉन्सेप्ट गैप्स किसके ज़्यादा हैं, किसको घबराहट होती है या फील होता है या माइंडसेट बना लिया है कि मैथ्स इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। सिमिलरली आपको जब हम कैलकुलेशन की जो हमारी स्पीड की प्रॉब्लम है, इन सब बातों को 5 जो हमने ऊपर टॉपिक किए, उन सब में आप अपने आप को 1 to 10 रेट करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताएंगे कि आपकी रेटिंग, आप अपने आप को इन 5 कॉन्सेप्ट में पेपर से एंग्जाइटी कह सकते हो, नंबर 2 टाइमर के साथ जब हम काम करते हैं, ग्रोथ माइंडसेट जो हमारा है या कहोगे फिक्स्ड माइंडसेट, उस पर, और कॉन्सेप्ट गैप कैसे हैं, या कोई आपकी पुरानी मेमोरी जिसमें आपको डांट पड़ी हो या आपको एम्बैरेसमेंट हुई हो। इन 5 चीज़ों में आप अपने आप को रेट करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सारे सॉल्यूशंस पर बात करेंगे। आई होप ये आपको वीडियो आपको समझने में कि मैथ्स का फियर क्यों है, इसको समझने में आपको हेल्प करेगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद जब आप सॉल्यूशन वाली वीडियो देखेंगे तो आप अपने आप को इम्प्रूव ज़रूर करेंगे और आप मैथ्स से डरना बंद करके उसको थोड़ा सा पसंद करने लगेंगे और ग्रेजुअली बहुत ज़्यादा पसंद करने लगेंगे। मैथ्स इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, उसको अप्लाई करने की ज़रूरत है। उसको आप अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करना धीरे धीरे शुरू करें। आप देखेंगे कि मैथ्स बहुत आसान है और आपको बहुत मज़ा आने वाला है मैथ्स को करने में। मेरी और भी बहुत सारी वीडियोस हैं कैलकुलेशन से रिलेटेड, जिसमें आप कैलकुलेट, बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चन हैं, ट्रिकी मेथड्स हैं जिनको आप शॉर्ट टेक्निक से कैलकुलेट कर सकते हो, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।